सामीन कराम, आप सुन रहे हैं एक दिलचस्प आप बीती जिसका नाम है धुंधली राहें। ये इस सिलसिले की किस्त नंबर 29 है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आ रही होगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल कहानी घर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। मैं उस रात भी कुछ परेशान रहा। मैंने अपने आप को ये समझाया कि फिर कभी उस लड़की से आमना सामना नहीं होना चाहिए। अपने आप को किसी बात पर लाने के लिए मुझे ज्यादा तगोदो नहीं करनी पड़ती थी। उस लड़की को जहन से निकालने में मुश्किल तो पेश आई, लेकिन मैं कामयाब हो गया और सुकून की नींद सो गया। सुबह सवेरे बाहर निकल गया। ये मेरा रोजमर्रा का मामूल था। सूरज अभी टीकरियों के अकब की बुलंद चट्टानों के पीछे था। जब मैं वापस आ रहा था, गांव के कुछ आदमी अपने खेतों को चले गए थे। मैं दलदल के किनारे वाले सरकंडों के करीब से गुजर रहा था कि वो कल की तरह अचानक सामने आ गई। खेतों को जा रही हो? उसने आहिस्ता से सर हिलाया कि वो खेतों को नहीं जा रही। उसके चेहरे पर वही कल वाला तासुर था, लेकिन कल से ज्यादा गहरा और नुमाया। उसके होंठों पर मुस्कुराहट नहीं थी, बल्कि होंठ आध खुले थे, और उसकी आंखें उस भिखारी की तरह भीख मांगती थीं जो जबान से बोला नहीं करता। मैं चल पड़ा। आज भी जल्दी में हो? मैं हर रोज और हर वक्त जल्दी में होता हूं, मैंने कहा। करते क्या हो? उसने शर्मीली सी आवाज में कहा। सारा दिन बेकार बैठे रहते हो। तुम पहली लड़की हो जिसने मुझसे पूछा है कि मैं क्या करता हूं। मैंने कहा, क्या तुम्हें मालूम नहीं? क्या तुम डाकू हो? उसने पूछा, और मेरे जवाब का इंतजार किए बगैर कहने लगी, नहीं, तुम डाकू नहीं हो सकते। क्यों? मैं डाकू क्यों नहीं हो सकता? डाकू तुम जैसे तो नहीं होते, उसने कहा। तुम तो इतने अच्छे हो। मैं उसके साथ इतने ज्यादा मुकालमे बोलने के लिए रुकना नहीं चाहता था। मेरी नीयत बिल्कुल साफ थी, लेकिन कोई देख लेता तो उसे यही नजर आता कि मैं गांव की एक नौजवान लड़की के पास सरकंडों की ओट में खड़ा बातें कर रहा हूं। नीयत तो किसी को नजर नहीं आती। मेरी एक बात मानोगी? तुम हुक्म दो, उसने जवाब दिया। एक नहीं, मुझसे 100 बातें मनवाओ। सिर्फ एक बात, मैंने कहा। इस तरह मुझे रास्ते में ना रोका करो। क्यों? क्या तुम इतनी सी बात नहीं समझ सकती? मैंने कहा। किसी ने देख लिया तो बहुत बुरा होगा। कोई नहीं देख सकता, उसने कहा। मैं तुम्हारे साथ बातें करना चाहती हूँ। मैं जानता हूं तुम क्या चाहती हो। ये तो अच्छा है ना, उसने कहा, कि तुम खुद ही जानते हो कि मैं क्या चाहती हूँ। मैं कुछ और कहे बगैर वहां से चल पड़ा। अगले रोज वो मेरे घर आ गई। हमारे लिए रोटियां और मक्खन लाई थी। उस रोज हमें खाना देने के उसके घर की बारी थी। वो ज्यादा देर रुकी नहीं, एक जगह मुझे समझा कर कहने लगी कि मैं आज शाम से पहले उसे वहां मिलूं। देखो लड़की, मैंने कहा, गांव के 2-3 आदमी गांव से थोड़ी दूर पहरे पर घूमते रहते हैं। उन्होंने देख लिया तो हमारा एतबार उठ जाएगा। तुम आ जाना, उसने कहा। अब उसके लहजे में हुक्म का रंग था। वो चली गई। उस गांव की ये पहली लड़की थी जिसने इस किस्म की बातें की थी। गांव का एक जवान साल आदमी मेरा दोस्त बन गया था। कुछ देर के बाद वो आ गया। मैंने उससे उस लड़की के मुतल्लिक पूछा, लेकिन इस तरह पूछा कि शक ना हो। मैंने उसे पहले इस गांव में नहीं देखा था, मैंने कहा। बेचारी पर बहुत जुल्म हुआ है, मेरे दोस्त ने कहा। माँ बाप ने एक बड़े गांव में एक अमीर खानदान में ब्याई थी कि सुखी रहेगी, मगर वो घर उसके लिए जहन्नुम निकला। गरीब की बच्ची को उन्होंने नौकरानी समझ लिया होगा, मैंने कहा। नहीं, मेरे दोस्त ने कहा, ससुराल ने तो उसे शहजादी बना के रखा हुआ था। उसने जो कपड़े पहन रखे हैं वो हमारे गांव की कोई लड़की तो ख्वाब में भी नहीं देख सकती। उसका जेवर देखो। फिर वो घर जहन्नुम कैसे बना? खाविंद पगला है, दोस्त ने जवाब दिया। उसका दिमाग भी काम नहीं करता और जिस्म से भी माजूर है। दायां बाजू भी टेढ़ा और दाईं टांग भी टेढ़ी है। उस लड़की के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। धोखा कैसे हुआ? मैंने पूछा। क्या लड़के को उसके माँ बाप ने नहीं देखा था? ना जी, देखा कहाँ था, मेरे दोस्त ने जवाब दिया। उस बेचारी की किस्मत इस तरह फूटी कि एक अमीर कबीर जमींदार शिकार खेलने आता था। एक जख्मी हिरन के ताकुब में घोड़ा दौड़ाता वो उस गांव के करीब आ पहुंचा। हिरन यहीं आ गिरा। ये लड़की शम्मो कहीं उधर ही थी। अमीर शिकारी ने उसे देखा और पूछा कि वो किसकी बेटी है। शम्मो ने अपने बाप का नाम बताया। वो शख्स शम्मो के घर आ गया।
मालूम नहीं उसने शम्मो के बाप को कैसे कैसे सब्ज बाग दिखाए कि वो मान गया, और ये जमींदार अपने बेटे के लिए लड़की का रिश्ता लेकर चला गया। धोखा ये हुआ कि बारात आई तो सारे गांव ने दुल्हा को देखकर उंगलियां दांतों तले दबा ली। सब शम्मो की किस्मत पर हैरान थे कि उसे कितना अमीर घर और कितना खूबसूरत दुल्हा मिला है। लेकिन लड़की जब पहली बार ससुराल से वापस आई तो वो रोती हुई आई। उसे तो दुल्हा दिखाया ही नहीं गया था। सहेलियों ने उसे बताया होगा कि दुल्हा बहुत खूबसूरत है। उसने आकर माँ को बताया कि उसका दुल्हा तो पागल है और जिस्मानी लिहाज से माजूर भी। इससे ये पता चला कि धोखा देने के लिए किसी अच्छे भले लड़के को दुल्हा बनाकर लाए थे। शम्मो के माँ बाप ने जाकर लोगों से कुछ नहीं कहा। गए थे, मेरे दोस्त ने जवाब दिया, और चुपचाप वापस आ गए थे। हम ये समझते रहे कि उन लोगों ने उनकी बेइज्जती करके वापस भेज दिया होगा, लेकिन कुछ दिनों के बाद ये राज फाश हो गया कि पागल दुल्हा के बाप ने रुपए पैसे से उन लोगों के मुंह बंद कर दिए थे। भेद लेने वाले ले ही लेते हैं। उस गांव के दो तीन आदमियों ने बताया कि पागल लड़के को कोई रिश्ता नहीं देता था। उसे उसका बाप अपनी बेइज्जती समझता था। उसने दौलत के बलबूते पर एक खूबसूरत लड़की खरीद ली जो किसी अमीर घराने की लड़की मालूम होती है। मुझे डर है कि यह लड़की खराब हो जाएगी, मैंने कहा। अभी तक तो नहीं हुई, लेकिन कब तक अपना आप जलाएगी, उसने कहा। मैंने अपने दोस्त को ये ना बताया कि वो खराबी के रास्ते पर चल पड़ी है और उसने अपनी पसंद के आदमी यानी मुझ पर जाल फेंकने शुरू कर दिए हैं। उस लड़की को आप बदकार ही कहेंगे, लेकिन उसकी मजबूरी देखें। उसे तो इंतकामन भी बदकार हो जाना चाहिए था, और नफसियाती तौर पर भी उसका खराब होना फितरी अमर था। मैं उसके लिए क्या कर सकता था? उसने मुझे खुफिया मुलाकात के लिए बुलाया था, लेकिन मैंने ना जाने का फैसला कर लिया था। इस दौरान हमीदुल्लाह और शहनाज के साथ भी मेरा वक्त गुजरता रहा, और ख्वाजा साहब के साथ भी। दोपहर के खाने के बाद हमीदुल्लाह और शहनाज दरवाजे बंद करके सो जाया करते थे, और मैं कभी सोने की कोशिश करता, कभी बेदार रहने की। मेरे लिए वक्त गुजारना खासा मुश्किल हो गया था। अगले रोज दोपहर के वक्त शम्मो आ गई। मैं लेटा हुआ था। शम्मो मेरी चारपाई के पास फर्श पर बैठ गई। तुम आए नहीं, उसने कहा। शम्मो, मैंने उसे कहा, मुझे अपनी बदनामी का कोई डर नहीं। मैं तुम्हें बदनाम नहीं होने दूंगा। और शम्मो, मैं बदमाश आदमी नहीं। मेरी आंखें अपने और पराये को पहचान लेती हैं। तुम्हारे माँ बाप का ये एहसान मैं कैसे भूलूंगा कि उन्होंने गांव वालों के साथ मिलकर हमें पनाह दी है, और हमारी खातिर गांव वाले पहरा भी देते हैं। मैं तुम्हारी मजबूरियों को समझता हूँ। क्या तुम तलाक नहीं ले सकती? सिर्फ एक बार तलाक का नाम लिया था, उसने कहा। बाप ने मुझे इतना मारा पीटा था कि 2 रोज मैं चारपाई से नहीं उठ सकी थी। क्या तुम भी मुझे इंसान नहीं समझते? तुम अकल वाले आदमी हो, जिस्म की जरूरतों को तो समझते होगे। मैं सब समझता हूँ शम्मो, मैंने कहा। सब समझता हूँ, लेकिन मैं इस गांव को धोखा नहीं दूंगा। तुम इस गांव की बेटी हो। मेरा दिल ना तोड़ो, उसने कहा और लपक कर मेरा हाथ पकड़ लिया। और जब उसने मेरे हाथ को दबाया तो मुझे यूं लगा जैसे मेरा हाथ लोहे के शिकंजे में आ गया हो। कहने लगी, अगर तुम मेरी ख्वाहिश पूरी ना करने की कसम खा बैठे हो तो मुझे अपने साथ रख लो। जहां जाओगे, जिस हाल में रहोगे, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। सुना है तुम जैसे लोग शादी के बगैर ही औरत को साथ रख लिया करते हैं। मैं शादी के बगैर किसी औरत को साथ नहीं रखूंगा, मैंने कहा। उसके बाद उसने हर तरह से मुझसे अपनी बात मनवाने की कोशिश की, और मैं उसे टालता रहा। अचानक उसके चेहरे का रंग दहकते हुए अंगारे जैसा हो गया। उसकी आंखों से जैसे शोले निकल रहे थे। अब मेरी सुन ले, उसने दांत पीस कर कहा। मैं उस हद तक पहुंच गई हूं जहां औरत और चुड़ैल में कोई फर्क नहीं रहता। मैं तुझे बख्शूंगी नहीं। वो उठ खड़ी हुई। अपने कूलों पर हाथ रख कर उसने दांत पीस कर मुझे घूरा और फिर बाहर को चल पड़ी। दरवाजे में रुक कर उसने कहा, अब मुझसे बच कर रहना। वो चली गई, लेकिन मेरा सुकून तबाह कर गई। मैं उसकी धमकी से नहीं डरा था, वो हमारा क्या बिगाड़ सकती थी। मेरा सुकून इस सोच ने तहस नहस कर दिया था कि इंसान इंसान पर कैसे कैसे जुल्म करता है। हम लोग बदकारी का बीज खुद बोते हैं, खुद उसे परवान चढ़ाते हैं, फिर हम बदी के खिलाफ बातें भी करते हैं। 2 रोज के बाद पता चला कि वो अपने ससुराल चली गई है। मैंने हमीदुल्लाह और शहनाज को शम्मो की सारी बात सुनाई। हमीदुल्लाह ने उसी वक्त उसके बाप को बुला लिया। वो कौन है जिसने धोखे से तुम्हारी बेटी को अपनी बहू बना लिया है?
हमीदुल्लाह ने उससे पूछा, क्या तुम्हें मालूम नहीं हो सका था कि लड़का नाकारा है? नहीं सरकार, उसने रोती हुई आवाज में जवाब दिया। मैं लड़के के बाप की बातों में आ गया था। मैं कहता था कि ऊंचा जमींदार है, बेटी सुखी रहेगी। कौन है वो? उसने इलाके के एक बहुत बड़े जमींदार का नाम लिया। हमीदुल्लाह ने बताया कि वो अपनी दुनिया का नवाब है। मैं तो उसे अच्छा आदमी समझता था। हमीदुल्लाह ने कहा, और शम्मो के बाप से पूछा, उसने तुम्हें पैसे दिए थे? बहुत ज्यादा सरकार, उसने जवाब दिया। पैसों के अलावा उसने मुझे धमकियां ऐसी दी थी कि जो मुझ जैसा गरीब आदमी बर्दाश्त नहीं कर सकता। क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारी बेटी को तलाक हो जाए? मैंने पूछा। चाहता तो हूं हजूर, उसने जवाब दिया, लेकिन उसके इंतकामी वार से भी डरता हूं। हम तुम्हारी मदद करेंगे, हमीदुल्लाह ने कहा। सरकार, शम्मो के बाप ने कहा, आपने सारी उम्र हमारे साथ तो नहीं रहना। आप तो उड़ते पंछी हैं, आए और गए। वो तो मेरे पूरे खानदान का खून बहा देगा। वो ठीक कहता था। हमें अपने मुतल्लिक कुछ पता नहीं था कि आज यहाँ हैं तो कल कहाँ होंगे। हमीदुल्लाह ने उसे कहा कि उसे जब कभी हमारी जरूरत पड़े वो बता दे। वो आंसू बहाता हुआ चला गया। ये इंसानी हमदर्दी थी जिसके तहत हमने उसके साथ ये बातें की, वरना ये हमारा मसला ही नहीं था। हम खुद अपने लिए बड़ा खतरनाक मसला बन गए थे। 6-7 रोज और गुजर गए। मैं, हमीदुल्लाह और शहनाज ख्वाजा साहब के पास बैठे थे। वो अब अपने आप को तंदुरुस्त समझने लगे थे। उन्होंने अपने दिल को कुछ इस तरह जिंदा रखा था कि अपनी उम्र से बहुत कम नजर आते और नौजवानों जैसे काम भी कर गुजरते थे। ख्वाजा साहब, हमीदुल्लाह ने कहा, अब बताएं क्या करें? पैसे भी खत्म हो रहे हैं, गांव वालों को भी कुछ देना है। अगर काम का कोई आदमी खरीदना पड़ा तो उसकी कीमत देने के लिए कुछ नहीं रहा। तुमने खुद क्या सोचा है? ख्वाजा साहब ने पूछा। डकैती के सिवा हम सोच ही क्या सकते हैं, हमीदुल्लाह ने जवाब दिया। एक जरिया और भी है, लेकिन इसके लिए ज्यादा वक्त दरकार होगा और इसका कोई खास तरीका भी सोचना पड़ेगा। वो कौन सा जरिया है? क्या मैंने अपने नवाब भाई से हिस्सा वसूल नहीं करना? हमीदुल्लाह ने जवाब दिया। आप कहेंगे कि ये तो नामुमकिन है और कोई कार्रवाई की भी तो बड़ी खतरनाक होगी। लेकिन ख्वाजा साहब, मैं अपना नकद हिस्सा वसूल करके रहूंगा। कोई तरीका भी सोच लूंगा। तुम लोग कोई बाइज्जत तरीका नहीं सोच सकते? शहनाज ने पूछा। बाइज्जत तरीका एक ही है, हमीदुल्लाह ने जवाब दिया। फांसी के तख्ते पर जाकर खड़े हो जाएंगे और हमारे मसले बड़ी इज्जत से हल हो जाएंगे। तुम थोड़ी देर चुप रहो। हम सब हंस पड़े। हमारी हंसी ऐसी थी जैसे हम मौत के साथ छेड़खानी कर रहे हों। तुम ठीक कहते हो हमीद, ख्वाजा साहब ने कहा। डकैती और राहजनी के सिवा कोई और तरीका नहीं। लेकिन ये वारदात करोगे कहाँ? किसी भले घर को ना लूट लेना, कोई सूदखोर साहूकार देखो। मुझे अचानक शम्मो का ससुर याद आ गया। हमीद भाई, मैंने कहा, शम्मो के ससुर को अच्छी तरह जानते हो। अगर मेरी राय लेते हो तो मैं उसके पांव के नीचे से जमीन खींच लेने का मशवरा दूंगा। शिकार तो अच्छा है, हमीदुल्लाह ने कहा। मैं उसे अच्छा आदमी समझता था, लेकिन उस गांव की एक लड़की को जो धोखा उसने दिया है, ये गुनाह बख्शना नहीं चाहिए। मुझे इतना मालूम है कि उसके घर में रुपए और नोट घड़ों में रखे जाते हैं। क्या वहां वारदात करने के लिए घर भेदी की जरूरत नहीं होगी? मैंने पूछा। कोई भेदी मिल जाए तो अच्छा है, हमीदुल्लाह ने कहा। काम आसान हो जाएगा। शम्मो ये काम कर सकती है, मैंने कहा। बल्कि वो बड़ी खुशी से ये काम करेगी, लेकिन वो तो जा चुकी है। उसके बगैर भी काम हो जाएगा, हमीदुल्लाह ने कहा। सर के साथ लगी हुई रिवॉल्वर की नाली घर वालों को ही घर भेदी बना दिया करती है। हमने फैसला कर लिया कि शम्मो के ससुर के घर का ही सफाया किया जाएगा। अपने एक आदमी को वहां भेजकर उसके घर का महल्ले वकू देखना था और यह भी मालूम करना था कि रात को रखवाली वाला कुत्ता बाहर होता है या नहीं। बाहर से हमें धमाके जैसी आवाज सुनाई दी। हक अल्लाहू, हक अल्लाहू। हम समझे कि यह गांव के किसी आदमी की आवाज होगी। बाहर जाकर देखने की कोई जरूरत नहीं थी। ये कोई जिंदा दिल देहाती था। इस गांव के लोग हक अल्लाहू का विर्द जरा कम ही करते थे। मैं बाहर निकला, वो गांव का आदमी नहीं था, बल्कि बहुत ही गलीज एक पागल था। सर के बाल जो पसीने और गर्द से मट्टी के रंग और रस्सियों जैसे हो गए थे, औरतों के बालों जैसे लंबे थे। दाढ़ी भी लंबी थी और उसका भी हाल सर के बालों जैसा था। उसके मुंह से राल टपक रही थी, जिससे दाढ़ी गलीज हो गई थी। कपड़े फट गए थे। उसकी शलवार फटते फटते घुटनों के ऊपर चली गई थी और उसके चीथड़े लटक रहे थे।
गांव के लोग उसकी सदा पर बाहर निकल आए थे। बच्चे उसके करीब जा जा कर देखते थे। उसने मुझे देखा, वो आहिस्ता आहिस्ता चल रहा था। मुझे देख कर रुक गया। पहले तो उसने मुझे देखा, फिर मुंह आसमान की तरफ किया, फिर हाथ पूरी लंबाई में ऊपर करके मुंह से बड़ी लंबी हू की आवाज निकाली, फिर बम की तरह फटा। हक अल्लाहू। अब उसकी आवाज में पहले से ज्यादा जोश और जोर था। वो मेरे करीब आया, उसने मेरे कंधे पर जोर से हाथ मारा और दूसरा हाथ ऊपर करके नारा लगाया, सत खैर, सत खैर, अल्लाह अल्लाह, मौला ही मौला। वो मेरे करीब से गुजरकर मेरे पीछे चला गया। मेरे पीछे हमीदुल्लाह खान खड़ा था। पागल ने उसके कंधे पर भी हाथ मार कर नारा लगाया, बादशाह, बादशाह। उसने हाथ आसमान की तरफ करके कहा, अल्लाह बादशाह, अल्लाह बादशाह, तू बादशाह, बापू खैर, मामा खैर। उसने मुंह ऊपर करके धमाका किया, हक अल्लाहू, हक अल्लाहू, और वो चल पड़ा। मैंने उसका बाजू पकड़ लिया। साईं बादशाह, मैंने कहा, तुम तो अल्लाह वाले हो, ऐसे तो ना जाओ। अंदर आओ, पानी पियो, रोटी खिलाए बगैर तो नहीं जाने देंगे। सत खैर, सत खैर। उसने मुंह आसमान की तरफ करके कहा, बादशाह खैर, बापू खैर, मामा खैर। वो मेरे साथ आ गया। मैं उसे उस कमरे में ले गया जहां ख्वाजा साहब चारपाई पर लेटे हुए थे और शहनाज उनके पास मूड़े पर बैठी थी। पागल को मैंने फर्श पर बिठाया। बीबी खैर। उसने पागलों की तरह नारा लगाया, बापू खैर, अल्लाह बादशाह। फिर वही धमाका, हक अल्लाहू। मैं साईं बादशाह के लिए पानी ले आऊं, मैंने कहा, और मैं कमरे से निकल गया। सहन में गांव के चंद आदमी और बच्चे आ गए। मैंने सबको बाहर निकाल कर दरवाजा बंद कर दिया और साथ वाले कमरे में चला गया जहां हमीदुल्लाह और शहनाज रहते थे। मैं आपको फिर बता दूं कि ये कच्चा सा मकान था जिसके 3 कमरे थे और एक रसोई थी। मैंने हमीदुल्लाह के तकिए के नीचे से रिवॉल्वर निकाला, उसका सिलेंडर देखा, 6 गोलियां भरी हुई थी। मैं रिवॉल्वर लेकर ख्वाजा साहब के कमरे में चला गया। पागल की पीठ दरवाजे की तरफ थी और वो कुछ ना कुछ बोल रहा था। साईं बादशाह, मैंने उसके पीछे खड़े होकर कहा, उठो। उसने बैठे बैठे पीछे देखा। मैंने रिवॉल्वर की नाली उसके नाक के ऊपर पेशानी के साथ लगा दी। उसकी आंखें ठहर गईं। तुम अनाड़ी हो यार, मैंने उसे कहा। क्या उन्होंने तुम्हें यह नहीं बताया था कि सिकंदर स्पेशल ब्रांच का सब इंस्पेक्टर है और उसने बड़े मुश्किल केस पकड़े हैं? हक अल्लाहू, उसने धमाका किया और पागलों जैसा कहकहा लगाकर रिवॉल्वर को पकड़ने लगा। मैंने रिवॉल्वर पीछे कर लिया। जाने दे यार, जाने दे, मैंने कहा। अब सीधी बात पर आ जा, अपने कपड़े खुद ही उतार दे। मुझे तुम्हारे कपड़े उतारने पड़े तो मैं कपड़ों के साथ तुम्हारी खाल भी उतार लूंगा। बैठे बैठे वो मेरी तरफ पूरा घूम गया। कमरे में सन्नाटा तारी हो गया। उस शख्स को भी चुप लग गई थी। उसके चेहरे पर उस मुजरिम जैसी संजीदगी छा गई थी जो ऐन मौके पर पकड़ा जाता है, या ऐसी संजीदगी उस वक्त चेहरे पर आती है जब मुलजिम इकबाल जुर्म करने का फैसला कर लेता है। मैं उसके सामने बैठ गया और उसकी आंखों में आंखें डाल दी। उसने अपनी आंखों के ढेले इधर उधर किए, लेकिन मेरी आंखों ने उसकी आंखों को गिरफ्तार कर लिया था। मैं उसकी आंखों में आंखें डाले बिल्कुल खामोश रहा। मुजरिम ऐसी आंखों का सामना कर ही नहीं सकता। मैं बात उल्टी कर रहा हूँ, मुजरिम तो हम थे और वो हमारे ताक़ुब में आया था। चूंकि वो हमारी सल्तनत में आ गया था, इसलिए मैं उसे मुजरिम समझता था और वो जानता था कि उसके जुर्म की सजा क्या है। तुम्हारी एक्टिंग खत्म है मेरे भाई, मैंने हंसते हुए कहा। नहीं बोलोगे तो तुम्हें गोली मारकर लाश यहीं कहीं दबा देंगे और हम यहां से चले जाएंगे। फिर पुलिस का महकमा जिस तरह हमें ढूंढ रहा है, उसी तरह तुम्हें भी ढूंढता फिरेगा। मैं उठा और उसे कहा, मैं अभी 3-4 आदमी बुलाकर तुम्हें नहलाऊंगा, फिर तुम्हारी असलियत नंगी हो जाएगी। चलो उठो। मैंने उसकी कमर पर हल्का सा ठुड मारकर कहा, तुम मेरे महकमे के आदमी हो, मैं तुम्हारी इज्जत करना चाहता हूँ। वो इस तरह उठा जिस तरह हारा हुआ पहलवान आहिस्ता आहिस्ता उठा करता है। हाथ ऊपर करो। उसने हाथ ऊपर किए तो मैंने उसकी कमीज, जो बहुत ही गलीज थी, ऊपर उठाई। पहली चीज जो नजर आई वो रिवॉल्वर था, जो छोटे साइज का था। ये 22 बोर का रिवॉल्वर था, जो एक कपड़े में लिपटा हुआ और शलवार के नेफे में उड़सा हुआ था। मैंने निकाल लिया, उसमें गोलियां थी। नेफे से जरा और ऊपर एक चौड़ी पट्टी सी लिपटी हुई थी, उसमें भी कुछ उड़सा हुआ था। ये कागज लगते थे। मैंने उन पर लिपटा हुआ कपड़ा उतारा तो उसमें एक फोटो मेरा था, एक हमीदुल्लाह खान का और एक ख्वाजा साहब का।
मेरा फोटो तो मेरे हेड क्वार्टर में मौजूद था। ख्वाजा साहब कहते थे कि उनका फोटो उनके कमरे से उठाया गया है और हमीदुल्लाह के कई फोटो महल में मौजूद थे। उन तस्वीरों के साथ सीआईडी के उस आदमी का अपना शनाख्ती या तारुफी कार्ड था जो उसे महकमे की तरफ से मिला था। उस पर उसका नाम अर्जन सिंह सिंधु लिखा हुआ था। उसका ओहदा भी लिखा था, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर। वो सिख था। बैठ जाओ, मैंने उसे कहा। वो फर्श पर बैठ गया। कमरे में कानों का बना हुआ एक मूड़ा रखा था। मैंने अर्जुन सिंह से कहा कि वो मूड़े पर बैठे। अपने महकमे के एएसआई को मैं फर्श पर नहीं बैठने दूंगा, मैंने कहा। पानी पिलाओ यार, उसने मूड़े पर बैठकर हंसते हुए कहा। तुम्हारी हक अल्लाह ने मेरा तो गला ही खुश्क कर दिया है। उसके लिए एक घर से लस्सी मंगवाई और कहा कि उसे हम अपने साथ खाना खिलाएंगे। किसी ने हमारी निशानदही की थी या खुद ही मुश्क पर आ गए हो, मैंने उससे पूछा। मैंने स्पेशल ब्रांच के हेडक्वार्टर में तुम्हारी बहुत तारीफ सुनी है, उसने कहा। सब कहते थे कि सिकंदर के हाथ में कोई जादू है। ये जादू मैंने आज देख लिया है। एक नंबरदार के सिवा मेरी असलियत का किसी को भी इल्म नहीं था। हेडक्वार्टर में कब आए हो? मैं जालंधर में सीआईडी में था, अर्जुन सिंह ने जवाब दिया। वहां दो ऐसे टेररिस्ट पकड़े जिनके मुतल्लिक सब कहते थे कि उन्हें जमीन खा गई है। मैंने उसी बहरूप में उन्हें जमीन के नीचे जाकर पकड़ा था। शायद इसी वजह से ऊपर से हुक्म आया कि मुझे उस हेडक्वार्टर में भेज दिया जाए। मुझे वहां आए अभी 8 रोज ही हुए हैं। आते ही एसपी ने तुम्हारे पीछे डाल दिया। एक बात तुम्हें बताऊं सिकंदर? अर्जुन भाई, मैंने कहा, एक नहीं 100 बातें बताओ। झूठ ना बोलना, मेरे हाथ से तुम पर जुल्म नहीं होना चाहिए। अर्जुन सिंघा, खुदा की कसम, इज्जत से रुखसत करूंगा और तुम्हें यह भी बता दूं कि मुझे और उनमें से किसी को भी नहीं पकड़ सकोगे। बात वो करना जो सच हो। ये नवाबजादा हमीदुल्लाह खान है। उसने हमीदुल्लाह खान फिर शहनाज की तरफ देखा। और ये शहनाज होगी और ये बुजुर्ग ख्वाजा साहब होंगे। सब वही हैं जिनके पीछे तुम आए हो, मैंने कहा। तुम वो बात करो जो करने लगे थे। मैं कहने लगा था, उसने कहा। मैंने वो दो टेररिस्ट गिरफ्तार तो करवा दिए हैं, लेकिन मैं अपने आप को कोसता रहता हूं कि मैंने उन दोनों के साथ नहीं बल्कि सारे देश के साथ गद्दारी की है। उनमें एक सिख था और दूसरा हिंदू। उन्होंने अदालत में जो बयानात दिए थे, मैं कहता हूं कि उन्होंने अंग्रेजों की बादशाही को हिला दिया था। मैं जब बयान दे रहा था तो वो मुझे ताने दे रहे थे। जज के बार बार कहने पर भी वो मुंह बंद नहीं रखते थे। उन्होंने मुझे किसी अंग्रेज की औलाद कहा और उन्होंने ये भी कहा कि ये सिख एएसआई अपनी बहन को अंग्रेज अफसरों के बंगलों में भेजता है और इनाम खाता है। मैं आइंदा किसी टेररिस्ट को नहीं पकड़ूंगा। ये बातें बाद में करेंगे यार, मैंने कहा। पहले तुम बताओ कि तुमने मुझे किस तरह पहचाना, उसने कहा। मुझे इस बहरूप में कोई नहीं पहचान सकता। बहरूप में सिर्फ कपड़े ही पर्दा नहीं डालते, अर्जुन सिंह, मैंने कहा। तुमने अपने जिस्म का रंग तो ठीक बनाया है। तुम्हारे असली रंग का पता ही नहीं चलता, लेकिन तुमने अपने दांतों को देखा ही नहीं। चमक रहे हैं और बिल्कुल सफेद हैं। इन्हें पीला और बहुत मैला कर लेना था। तुम्हारा हुलिया देखकर यकीन हो जाता है कि तुमने 3-4 दिनों से रोटी नहीं खाई। और तुम मरीज हो, लेकिन तुम्हारी पिंडलियां और तुम्हारे बाजू एक कसरती जिस्म के बाजू हैं। फिर तुमने जिस तरह मुझे गौर से देखा था, उससे मुझे यकीन हो गया कि तुम ये नहीं जो बने हुए हो। पागल किसी को इस तरह नहीं देखा करते जैसे पहचानने की कोशिश कर रहे हो। शक मुझे इससे भी हुआ कि ये गांव रास्ते से इतना हटा हुआ है और इतना छुपा हुआ है कि कोई पागल इधर नहीं आ सकता। अब तुम ये बताओ कि यहां तक आए कैसे? एक हेड कांस्टेबल के इशारे पर आया हूं। उसने उस गांव का नाम लिया जो शम्मो के ससुराल का गांव था। कहने लगा, वहां का ये हेड कांस्टेबल छुट्टी पर आया हुआ था। शायद इस गांव की एक लड़की उस गांव ब्याई हुई है। उस हेड कांस्टेबल को उसके थाने से स्पेशल ब्रांच के हेडक्वार्टर में बुलाया गया था। वो जब छुट्टी काट कर वापस गया तो उसने थाने में जिक्र किया कि उस गांव में इस हुलिये और इस हुलिये के आदमी जो डाकू हैं या मफरूर हैं छुपे हुए हैं, और उनके साथ एक औरत भी है जो बहुत ही खूबसूरत है, और साथ एक बूढ़ा आदमी है। मैं इस लड़की को जानता हूं, मैंने कहा। शम्मो है ना? हमीदुल्लाह ने कहा। मेरी मुलाकात उस हेड कांस्टेबल के साथ करवाई गई थी, अर्जुन सिंह ने कहा। मैंने उससे गांव का रास्ता और कुछ और बातें मालूम करनी थी, क्योंकि मुझे हुक्म मिला था कि मैं उस गांव में जाकर देखूं कि ये कौन लोग हैं और जो यहाँ छुपे हुए हैं। हो सकता है छुपे हुए ही ना हो
और वो मुजरिम भी ना हो। मैंने जब हेड कांस्टेबल से बात की तो उसने बड़ी बेतकल्लुफी से कहा कि उसने दरअसल रिपोर्ट नहीं की थी और वो रिपोर्ट करना भी नहीं चाहता था। उसने थाने में अपने साथियों को अपना एक नाजायज मुआशका सुनाया था। एक बड़ी खूबसूरत लड़की ने जिसका खामिन पगला है और उसका एक बाजू और एक टांग भी बेकार है। हेड कांस्टेबल ने फखर से सुनाया था कि उस लड़की ने खुद उसे बुलाया और मुआशका शुरू किया था। अर्जुन सिंह की बातों से ये जाहिर हुआ कि उस हेड कांस्टेबल के साथ मुलाकातों के दौरान शम्मो ने उसे बताया कि उसके गांव में हम छुपे हुए हैं। हेड कांस्टेबल को उसने हमारे हुलिये भी बता दिए थे। मुझे कोई ना बताता तो भी मुझे मालूम था कि हमारे फोटो सारे सूबे के थानों में भेज दिए गए होंगे। हेड कांस्टेबल का इंकशाफ थानेदार तक पहुंचा था। थानेदार ने अपने इलाका डीएसपी तक पहुंचाया। डीएसपी ने ऊपर इत्तला दी और ये रिपोर्ट स्पेशल ब्रांच तक पहुंच गई। खूबसूरत औरत और एक बूढ़ा आदमी बड़े साफ इशारे थे। मुझे फौरन ख्याल आया कि शम्मो ने मुझे जिस इंतकाम की धमकी दी थी वो उसने ले लिया है। स्पेशल ब्रांच ने अर्जुन सिंह को हमारे फोटो दिए और शम्मो के ससुराल के गांव इस हिदायत के साथ भेज दिया कि वहां के नंबरदार के घर को अड्डा बनाकर और इस बहरूप में शम्मो के वालदैन के गांव जाए। अर्जुन सिंह आ गया। अगर मैं ना होता तो अर्जुन सिंह को कोई ना पहचान सकता। कोई मुजरिम कितना ही तजर्बाकार क्यों ना हो, वो अर्जुन सिंह को नहीं पहचान सकता था। मैं चूंकि खुद रूप बहरूप का माहिर था और खुदा ने दिमाग भी कुछ तेज दिया था, इसलिए मैंने बहरूप की बारीकियां देख लीं और अर्जुन सिंह को पकड़ लिया। शम्मो ने इंतकाम ले लिया था, अर्जुन सिंह ने हमें देख लिया था और हमने अर्जुन सिंह को पकड़ लिया था। अब अगला कदम उठाना था। ये तो जाहिर था कि हम इस गांव में अब नहीं रह सकते थे और यह भी जाहिर था कि हम अर्जुन सिंह को छोड़ नहीं सकते थे। ये सूरत हाल जो पैदा हो गई थी, इससे निकलने का रास्ता सिर्फ मैं तलाश कर सकता था, क्योंकि मैं ही था जो पुलिस के दिमाग को समझ सकता था। बात पेचीदा नहीं थी, सीधा रास्ता था कि इस गांव से भाग चलो, लेकिन पुलिस को बड़ा साफ इशारा मिल गया था कि हम इस गांव में हैं। अगर हम अर्जुन सिंह को गायब कर देते हैं, तो सबसे पहले उस गांव का नंबरदार यहां आता जिसके घर को अर्जुन सिंह ने अड्डा बनाया था। अर्जुन सिंह उसको बता कर आया था कि वो फलां गांव जा रहा है। नंबरदार सरकारी आदमी था। अर्जुन सिंह शाम तक उसके पास वापस ना जाता तो अर्जुन सिंह के पीछे आना उसका फर्ज था। नंबरदार को गुमराह करने के लिए हम गांव वालों से ये काम करवा सकते थे कि नंबरदार आए और पूछे कि इधर एक पगला आया था, तो उसे कह दें कि इधर कोई पगला नहीं आया। लेकिन पुलिस को गुमराह करना जरा मुश्किल काम था। एक एएसआई की गुमशुदगी पर पुलिस ने इस गांव पर छापा मारना था और गांव के किसी दूध पीते बच्चे को भी नहीं बख्शना था। अंग्रेज जब जुल्म करने पर आता था तो अपनी लपेट में आए हुए हिंदुस्तानियों को कीड़े मकोड़े समझता था। हम गांव के लोगों को बचाना चाहते थे। इस मकसद के लिए मैंने अर्जुन सिंह के साथ सौदेबाजी करने की सोच ली। अर्जुन प्यारे, मैंने उससे पूछा, तुम जिंदा रहना चाहते हो या जिंदगी से तंग आ गए हो? ओए सिकंदरा, उसने सिखों की मखसूस बेतकल्लुफी से कहा, ये जुल्म ना करना यार, अभी तो 3 महीने हुए हैं, दूसरी शादी की है। मेरी जवानी देख। दूसरी शादी क्यों की? पहली मर गई है, उसने जवाब दिया। अभी 1 साल भी नहीं गुजरा था कि मर गई। दूसरी शादी उसी की छोटी बहन के साथ की है। अभी 3 ही महीने गुजरे हैं। मैं जलंधर में था तो हफ्ते में एक चक्कर घर का लग जाता था। अब उसे यहाँ लाऊंगा। तुम उसे देखो तो कहो, अर्जुन सिंघा नौकरी छोड़ दे और उसी को सामने बिठाकर देखता रहे। आंखें हिरनी जैसी हैं और है मोरनी। कोई बात नहीं यार, मैंने कहा, उसे तुमसे ज्यादा अच्छा खामिन मिल जाएगा। चाचा जी, अर्जुन सिंह ने ख्वाजा साहब के आगे हाथ जोड़कर कहा, इन्हें कुछ समझाओ। ख्वाजा साहब हंस पड़े, बोले कुछ भी नहीं। सरदार जी, हमीदुल्लाह ने कहा, हम तुम्हें कैसे छोड़ सकते हैं? सिकंदर, उसने मुझसे कहा, इसका फैसला करो वरना फंस जाएंगे। अर्जुन सिंह, मैंने उसे कहा, तुम ये सुनकर आए हो ना कि मेरे हाथ में कोई जादू है? कोई जादू नहीं। ये मेरी अकल है और जादू ये है कि मेरी एक रग फालतू है। वो फैसला करूंगा जिस तक तुम्हारी अकल नहीं पहुंच सकेगी। क्या तुम्हें किसी ने बताया है कि मैंने उस डीएसपी को क्यों कत्ल किया था? नहीं, उसने जवाब दिया। सिर्फ इतना सुना था कि एक औरत का चक्कर था और वो औरत भी मफरूर है। वो शायद यही बीबी होगी। वो महल के एक गरीब मुलाजिम की कुंवारी और शरीफ बेटी थी। मैंने कहा और उसे सुनाया
کہ اس لڑکی کے ساتھ ڈی ایس پی نے کیا ذلیل سلوک کیا تھا، اور پھر میں نے اسے کہاں اور کس حالت میں جا کر قتل کیا اور ایک غریب لڑکی کی عزت بچائی تھی۔ ارجن بھائی، میں نے کہا، وہ میری کچھ نہیں لگتی تھی، سوائے اس کے کہ وہ میرے ملک کی ایک بے بس لڑکی تھی۔ میں نے اس کی عزت کی خاطر اپنی اتنی اچھی نوکری اور اتنا اچھا ریکارڈ خراب کیا۔ اتنے اچھے ریکارڈ پر میں نے زیادہ سے زیادہ 2 سال بعد انسپیکٹر ہو جانا تھا۔ اور ان خواجہ صاحب کی طرف دیکھو، کیا یہ تمہارے دادا کی عمر کے نہیں؟ انہوں نے یہ جرم کیا ہے کہ اس عورت کی جو تمہارے سامنے بیٹھی ہے عزت انگریز افسروں سے بچائی ہے۔ یہ کون ہے؟ ارجن سنگھ نے پوچھا۔ یہ میری بڑی بہن ہے، میں نے جواب دیا اور حمید اللہ کی طرف اشارہ کر کے کہا، اور اس کی بیوی ہے۔ سچ کہتے ہو سکندر؟ ارجن سنگھ نے حیران سا ہو کر پوچھا۔ جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے ارجن، میں نے کہا، اور میں ایسی ضرورت بھی محسوس نہیں کرتا کہ تمہیں یہ سارا بیان دوں۔ تم میرے ہاتھ میں آئی ہوئی ایک مکھی ہو، 1 سیکنڈ میں مسل کر پھینک دوں گا۔ میں تمہیں یہ بات پوری کی پوری اس لیے سنا رہا ہوں کہ میں نے سنا ہے اور میں جانتا بھی ہوں کہ سکھوں میں غیرت ہوتی ہے۔ شاباش اوئے تیرے شیرا، ارجن سنگھ نے کہا، اور ساتھ ہی میری ران پر بڑی زور سے ہاتھ مارا۔ میں تیرے پیچھے جان دے دوں گا۔ سکھوں میں غیرت ہوتی ہے یا نہیں، یہ ہر کسی کی اپنی اپنی رائے ہے، لیکن سکھوں کی ایک رگ کو میں جانتا تھا کہ سکھ کو پھونک دے دو اور اس سے اس کی ماں کو بھی قتل کروا دو۔ لیکن میں اس سکھ کو خالی پھونک نہیں دینا چاہتا تھا، میں اس کے دماغ میں ایک بات ڈالنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میری کوشش دراصل یہ تھی کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ارجن سنگھ کو قتل کر کے گاؤں پر کیسی قیامت ٹوٹنی تھی۔ میرے ساتھ سیدھی بات کرو، ارجن سنگھ نے کہا، تم تو جانتے ہو کہ ہم لوگ بڑا پکا جھوٹ بول سکتے ہیں۔ تم نے بھی جھوٹ بولے ہوں گے، مجھے یہ بتاؤ کہ تم لوگ کرو گے کیا اور کہاں جاؤ گے؟ یہ میں تمہیں بتا دوں کہ مجھے زندہ رکھو یا مار ڈالو، تم اس گاؤں میں نہیں رہ سکو گے۔ تم پوچھتے ہو ہم کیا کریں گے؟ میں نے ارجن سنگھ سے کہا، ہم نے ابھی کوئی فیصلہ نہیں کیا، یہ فیصلہ ہم کر چکے ہیں کہ اپنے ملک کے لوگوں کو لوٹیں گے نہیں، انہیں کچھ دیں گے۔ ارجن سنگھا، فرض کر لو تم بھی ہمارے ساتھ ہو اور تم نے بھی مجھ جیسا جرم کیا ہے، بتاؤ کیا کرو گے؟ میں بغیر سوچے ٹیررسٹ بن جاؤں گا، اس نے جواب دیا۔ مجھ سے کوئی قسم لے لو، میں سچ کہتا ہوں کہ وہ 2 ٹیررسٹ پکڑوا کر میں نے بہت بڑا جرم کیا ہے اور میں ہمیشہ شرمسار رہوں گا۔ اگر میں کہوں کہ ہم ٹیررسٹ گروہ بنائیں گے تو تم کیا کرو گے؟ میں نے پوچھا اور ساتھ ہی یہ بھی کہا، میں تمہیں یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ جو گروہ ہم بنائیں گے وہ معمولی سا گروہ نہیں ہوگا۔ دیکھ میرے بھائی، ہم مفرور ہیں، ہماری باقی عمر یہاں سے وہاں، وہاں سے کہیں اور فرار ہوتے چھپتے اور بھاگتے گزرے گی۔ جب کبھی پکڑے گئے تو سیدھے پھانسی کے تختے پر کھڑے کر دیے جائیں گے۔ تو کیا یہ اچھا نہیں رہے گا کہ ملک کی خاطر اور ملک کی غلام مخلوق کی خاطر کچھ کر کے مریں؟ کیوں اچھا نہیں رہے گا؟ ارجن سنگھ نے کہا، اگر تم نے مجھے زندہ چھوڑ دیا اور پھر تم نے اپنا دہشت گرد گروہ بنا لیا تو بابا گرنتھ صاحب اور سارے گروؤں کی قسم، ارجن سنگھ سرکار کی ایک رائفل اور ایک ریوالور سمیت تمہارے ساتھ ہوگا۔ اور میں تمہیں بتا دوں سکندر، تم یہ کام کر سکتے ہو اور تمہارا یہ نواب زیادہ دوست بھی عقل والا معلوم ہوتا ہے۔ اس سکھ اے ایس آئی نے تو ہمیں یہی یقین دلانا تھا کہ وہ ہماری مدد کرے گا، کیونکہ اس نے ہم سے اپنی جان چھڑانی تھی۔ میں اپنی مجبوری بیان کر چکا ہوں، اسے زندہ چھوڑنے کا خطرہ مول لینا ہی تھا۔ اگر میں بے حس، احسان فراموش اور جرائم پیشہ آدمی ہوتا تو یہی کرتا کہ اس سکھ کو پرے لے جا کر گولی مار دیتے اور خود وہاں سے نکل جاتے۔ میں بتا چکا ہوں کہ میں گاؤں والوں کو کسی مصیبت اور آفت سے بچانا اپنا فرض سمجھتا تھا۔ میں نے اور حمید اللہ نے ارجن سنگھ کے ساتھ بہت باتیں کی، بہت سی باتیں اس نے بھی کی۔ وہ ایک بات پر زور دیتا تھا کہ تم انگریزوں کی حکومت کے خلاف دہشت گردی کرو گے تو میں تمہاری مدد بھی کروں گا اور آخر تمہارے پاس آ جاؤں گا۔ وہ اپنے ہیڈ کوارٹر میں جا کر یہ بیان نہیں دے سکتا تھا کہ اس نے گاؤں میں کسی مفرور ملزم کو نہیں دیکھا، کیونکہ ایک تو شمو تھی جس نے ہیڈ کانسٹیبل کو بتایا تھا، اور اب وہی شمو اپنے بیان سے پھر نہیں سکتی تھی۔ ادھر ہیڈ کانسٹیبل رپورٹ اوپر تک پہنچا چکا تھا۔ آخر ارجن سنگھ نے ایک راستہ نکال لیا۔ میرے دوستو، ارجن سنگھ نے کہا، مجھے اگر اپنا بھائی سمجھتے ہو تو میں ایک راستہ دکھاتا ہوں۔ پہلے تو نمبردار کو ساتھ ملاؤں گا یا اسے دھوکہ دوں گا کہ تم لوگ اس گاؤں میں 2-3 دنوں کے لیے رکے تھے
और तुमने गांव वालों को इतना ज्यादा डराया था कि वो घरों के अंदर दुब के रहे। मैं यही रिपोर्ट अपने हेडक्वार्टर में भी जाकर दूंगा। इससे ये होगा कि उस लड़की का बयान भी दुरुस्त होगा कि उसने तुम्हें देखा था। हम एक देहाती लड़की से उम्मीद नहीं रख सकते कि वो पुलिस के सामने ये झूठ बोलेगी कि उसने हेड कांस्टेबल को ऐसी बात कही ही नहीं थी। अब ये तुम्हारा काम है कि इस गांव के लोगों को इस बात पर तैयार करो कि पुलिस के ऑफिसर यहां आकर उनसे तुम्हारे मुतल्लिक पूछें तो ये लोग ये बयान दे कि तुम लोग यहां आए थे और तुम्हारे साथ 10-12 आदमी थे, और ये कि तुम सब ने गांव वालों को बहुत डराया था और कहा था कि तुम उनकी लड़कियों को उठा कर ले जाओगे अगर वो पकड़वाने की कोशिश करेंगे। हम सब ने अर्जुन सिंह के मशवरे को ही मुनासिब और मौजू समझा और यही फैसला कर लिया। अर्जुन सिंह, मैंने उसे कहा, ये सोच ले कि हमारे पंजे से निकलकर अगर तुम हमें धोखा देने में कामयाब हो गए और तुमने बड़ी उस्तादी से हमसे जान बचा ली है, तो ये तुम्हारी बहुत बड़ी भूल होगी। मैंने तुम्हें अभी बताया नहीं कि मेरे हाथ कितने लंबे हैं। हम तुम्हें स्पेशल ब्रांच के हेडक्वार्टर से उठा लाएंगे। मैंने वहां सर्विस की है, वहां मेरे मुरीद मौजूद हैं। मेरे इशारे पर तुम्हारी गर्दन पर छुरी फिर जाएगी। ओए सिकंदरा! अर्जुन सिंह ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और मुझे झंझोड़ कर बोला, मुझे धमकियां ना दे। ये ना भूल कि मैं सिख हूं। मैंने जो वादा किया है वो सूली पर खड़ा होकर भी पूरा कर दूंगा। अगर तू इस पर खुश है कि तूने मुझे डरा कर अपना काम करवा लिया है, तो ये खुशी दिल से निकाल दे। मुझे जो उठाने आएगा उसकी माँ भी उठ जाएगी। अपने दिल को मैला ना कर। मैं अपने वादे से फिरूंगा नहीं। तुम ये काम कर दो कि गांव के लोगों को समझा दो और खुद यहां से निकल जाओ। जा अर्जुन सिंह। मैंने उसका रिवॉल्वर और कागजात उसे देकर कहा, ये ले। उसने रिवॉल्वर और हमारे फोटो और अपना शनाख्ती कार्ड मेरे हाथ से लेकर मेरे साथ हमीदुल्लाह और ख्वाजा साहब के साथ हाथ मिलाया और बाहर को चल पड़ा। दरवाजे से निकलने लगा तो रुक गया और वापस आया। एक बात तुम्हें बतानी थी, उसने कहा। तुम जिस शहर के रहने वाले हो वहां तुम्हारे करीबी रिश्तेदार रहते हैं। कौन है वो? मेरी खाला है, मैंने जवाब दिया, और उसकी औलाद और खाविंद है। वहां की पुलिस उन्हें बहुत तंग कर रही है, अर्जुन सिंह ने बताया। ये मुझे हेडक्वार्टर से पता चला है। तुम खुद पुलिस के अफसर रहे हो, तुम जानते हो कि मफरूर मुलजिमों के घर वालों को किस तरह तंग किया जाता है। वहां का थानेदार तुम्हारी खाला को, और घर में कोई और औरतें हैं तो उन सब को बार बार थाने बुलाकर बिठा लेता होगा। पुलिस वाले जितना कुछ शरीफ होते हैं वो तुम जानते ही हो। मालूम नहीं तुम्हारी खाला के घर पर कैसी मुसीबत आई हुई होगी। कुछ इसका भी बंदोबस्त कर लो। अर्जुन सिंह मुझे ये खबर सुनाकर चला तो गया, लेकिन मेरे पांव तले से जमीन निकल गई। मुझे अपनी खालाजाद अजरा का ख्याल आने लगा। मैं तसव्वुर कर सकता था कि वहां की पुलिस उन्हें किस तरह परेशान और जलील करती होगी। मफरूर मुलजिमों के रिश्तेदारों को बलाई अफसरों के हुक्म के तहत इसी तरह तंग किया जाता है। उनकी फरियादें कोई नहीं सुनता। वो जहां भी फरियाद लेकर जाते हैं उन्हें यह जवाब मिलता है कि मुलजिम को हाजिर करो। बाज औकात आधी रात को पुलिस वैसे ही जा छापा मारती है और कहती है कि इत्तला मिली है कि मुलजिम आया है या आया था। थानेदार अपनी बदमाशियां चलाते हैं, औरतों की मजबूरियों से फायदे उठाते हैं और हर तरह की रिश्वत लेते हैं। हमने अर्जुन सिंह के जाते ही गांव के चीदा चीदा 5-6 आदमियों को बुलाया। उन्हें पहली बात यह कही कि 3-4 आदमी ऊंची टीकरियों पर खड़े कर दो, क्योंकि खतरा है कि पुलिस आई होगी। मैंने उन्हें यह भी बता दिया कि ये जो पगला सा आदमी आया था, ये सीआईडी का आदमी था और हो सकता है कि पुलिस इसके पीछे पीछे छापा मारने के लिए आ जाए। फिर उन्हें अच्छी तरह समझा दिया कि किसी वक्त पुलिस के आदमी या कोई भी आ जाए और पूछे कि हम लोग यहाँ रुके थे, तो तुम कहना कि तुमने आते देखे थे, जाते नहीं देखे। बहरहाल जिस तरह हमने तय किया था वो उन्हें समझा दिया। फिर उन्हें कहा कि हम कुछ दिनों के लिए यहाँ से गायब हो जाएंगे। उन्हें यह भी कहा कि हम उनका हक अदा कर देंगे और इतना कर देंगे कि उनकी झोलियां भर देंगे। हमीदुल्लाह खान हमें एक और गांव में ले जाना चाहता था, लेकिन उस गांव के उन आदमियों ने हमें कहा कि ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं। वो कहते थे कि ये पीछे जो ऊंची पहाड़ियां हैं, इनके अंदर कुदरती गार हैं जहां तक कोई नहीं पहुंच सकता, क्योंकि किसी को शक भी नहीं हो सकता कि कोई वहां छुपा है। सूरज गरूब होते ही हम वहां से निकले। गांव वालों ने हमसे कह दिया था कि उस मकान में कोई चारपाई और कोई और चीज जिससे शक हो कि यहाँ कोई रहता है उठा लें और अंदर मवेशी बांध दें। गांव का एक आदमी हमारे साथ था,
ہمیں 1.5-2 میل گاؤں سے دور جانا پڑا۔ یہ علاقہ اونچی نیچی چٹانوں اور ٹیکریوں کا علاقہ تھا، گھنی جھاڑیاں، سرکنڈے اور کہیں کہیں دلدل تھی۔ غار تک پہنچتے رات تاریک ہو چکی تھی۔ ہمارے ساتھ گاؤں کا جو آدمی تھا وہ اس علاقے سے واقف تھا۔ اس نے ہمیں ایک ایسے غار میں پہنچا دیا جو کشادہ بھی تھا، اور اس کے سامنے ایک ٹیکری، اور ٹیکری پر اتنا سبزہ تھا کہ باہر سے معلوم نہیں ہو سکتا تھا کہ یہاں ایک غار ہے۔ میں یہ سنانے کی ضرورت محسوس نہیں کرتا کہ اس غار میں ہم نے 7-8 دن کس طرح گزارے۔ ابتدائی دور کے انسان اسی طرح غاروں میں رہتے ہوں گے۔ فرق صرف یہ تھا کہ ہم نے کپڑے پہنے تھے، اور گاؤں والوں کا کمال یہ کہ 1.5-2 میل اتنے دشوار علاقے سے گزر کر ہمیں کھانا پہنچا دیتے تھے۔ ہم نے اسی غار میں نہیں رہنا تھا، وہاں ہم صرف یہ دیکھنے کے لیے گئے تھے کہ گاؤں میں پولیس یا پولیس کا جاسوس آتا ہے یا نہیں۔ ہمیں ہر روز گاؤں کا ایک آدمی جو کھانا لے کر آتا تھا خبر دے جاتا تھا کہ نہ کوئی باوردی پولیس والا آیا ہے اور نہ کوئی اجنبی۔ اس سے ہمیں یقین ہو گیا کہ ارجن سنگھ نے اپنا وعدہ پورا کر دیا ہے۔ اگر وہ ہمیں دھوکہ دیتا تو دوسرے ہی دن یا زیادہ سے زیادہ 1 دن بعد پولیس آ جاتی۔ مفرور ملزموں کو پکڑنے کے لیے پولیس 7-8 روز انتظار نہیں کیا کرتی۔ اس کام میں 7-8 منٹ بھی ضائع نہیں کیے جاتے۔ جب ہمیں یقین ہو گیا کہ اب چھاپا نہیں پڑے گا اور خطرہ ٹل گیا ہے، تو ہم واپس گاؤں میں آ گئے۔ لیکن یہ بچوں کا کھیل نہیں تھا۔ وہ جو آپ سنا کرتے ہیں یا اس دور کے ڈاکوؤں اور راہزنوں کی کہانیوں میں آپ پڑھا کرتے ہیں کہ فلاں ڈاکو اتنا عرصہ ایک گاؤں میں چھپا رہا، وہ اتنا آسان نہیں ہوتا۔ اس طرح چھپنے والوں کو بہت سے انتظامات کرنے پڑتے تھے۔ اپنے ارد گرد جاسوسوں کا حصار قائم کر لیتے تھے، اور اس کے ساتھ ہی ان کے 1-2 جاسوس متعلقہ تھانے پر بھی نظر رکھتے تھے۔ ایسے ہی انتظامات ہم نے بھی کر رکھے تھے۔ میں نے انتظام یہ کیا کہ گاؤں کے ایک عقل مند سے آدمی کو پیسے دے کر اس شہر کو بھیج دیا جہاں اسپیشل برانچ کا ہیڈ کوارٹر تھا۔ میں نے اس آدمی کو سلطان احمد سے ملنے کے لیے بھیجا تھا۔ میں نے اسے بڑی اچھی طرح سمجھا دیا تھا کہ وہ سلطان احمد تک کس طرح پہنچے گا۔ وہ لاجو کے ساتھ فیملی کوارٹر میں رہتا تھا۔ سلطان احمد سے کسی یار دوست یا رشتہ دار کا ملنا مشکوک نہیں ہو سکتا تھا، نہ سلطان احمد پر کسی قسم کا شبہ کیا جا سکتا تھا۔ ہم جب گاؤں میں واپس آئے تو گاؤں والوں نے پہلے کی طرح پھر ہماری حفاظت کا انتظام کر دیا۔ شام کا وقت تھا، میں باہر نکلا اور ٹہلتے ٹہلتے گاؤں میں سے نکل گیا۔ میں نے اپنے پیچھے قدموں کی آواز سنی، گھوم کر دیکھا، شمو آ رہی تھی۔ اسے دیکھتے ہی میرے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ فوری طور پہ دل میں یہ ارادہ آیا کہ اس کا گلا گھونٹ کر دلدل میں پھینک دوں، اور دلدل اسے اپنے پیٹ میں غائب کر لے گی۔ وہ جگہ ایسی تھی جہاں سے ہمیں گاؤں نظر نہیں آتا تھا، نہ گاؤں والے ہمیں دیکھ سکتے تھے۔ شمو بڑے تیز قدم اٹھاتی چلی آ رہی تھی۔ میں رک گیا۔ اس کے چہرے پر کچھ اور ہی تاثر تھا۔ یہ تاثر ویسا نہیں تھا جیسا میں اس کی پہلی ملاقاتوں میں بیان کر چکا ہوں۔ بدلہ لے لیا تو نے؟ میں نے غصے کو دباتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، اس نے سر کو زور زور سے ہلاتے ہوئے کہا، مجھے خدا اور قرآن کی قسم ہے میں نے بدلہ نہیں لیا۔ کیا تم جانتی ہو میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ہاں، میں جانتی ہوں، اس نے کہا۔ میں اپنے گاؤں میں تم سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے آئی ہوں۔ مجھے اس گاؤں کے نمبردار نے چوری چھپے الگ بٹھا کر کہا تھا کہ تم نے ایک پولیس حوالدار کو یہ بتا کر بہت بڑی غلطی کی ہے کہ اس گاؤں میں مفرور ملزم چھپے ہوئے ہیں۔ نمبردار کہتا تھا کہ اب تمہارے باپ کو بھی پولیس پکڑ کر لے جائے گی۔ پھر تم نے اس حوالدار کو یہ راز کیوں دیا تھا؟ میں نے پوچھا۔ اس لیے راز دیا تھا نا کہ میں پکڑا جاؤں اور پھانسی پر چڑھ جاؤں۔ اس کی حالت پہلے سے زیادہ بری ہو گئی اور اس کے آنسو بہنے لگے۔ کہنے لگی کہ ویسے ہی منہ سے نکل گیا تھا، تم پکڑے تو نہیں جاؤ گے؟ اس نے روتے ہوئے پوچھا۔ میں پکڑا جاتا ہوں یا نہیں، تم اسے چھوڑو، میں نے کہا۔ مجھے اسی سے شک ہوتا ہے کہ تم نے بدلہ لیا ہے، ورنہ تمہیں کیا پڑی تھی کہ پولیس کے ایک حوالدار کو یہ بات بتاتی؟ وہ تمہارا کیا لگتا ہے؟ اس نے سر جھکا لیا۔ میں تو جانتا تھا کہ اس کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ اس نے کچھ دیر کے بعد سر اٹھایا۔ خدا کے لیے مان جاؤ، اس نے کہا، اب میں تمہارے ساتھ اس طرح کی کوئی بات نہیں کروں گی جو پہلے کی تھی۔ میں بہت دکھی ہوں، میں پاگل ہو جاؤں گی یا کنویں میں کود جاؤں گی۔ کیا تم میرے دل کا حال جانتے ہو؟ معلوم نہیں خدا مجھے کون سے گناہ کی سزا دے رہا ہے۔ میرے گاؤں والے اب بھی مجھے شریف لڑکی سمجھتے ہیں۔ یہ پولیس حوالدار پہلا غیر مرد ہے جس کے ساتھ میں نے جھک ماری ہے۔ میرا دل روتا ہے۔ میں تمہیں اس بدی سے بچانا چاہتا تھا، میں نے کہا۔
तुमने मुझे एक जगह बता कर कहा था कि वहां आ जाना। मैं तुम्हें पाक रखने के लिए वहां नहीं आया था। हर मर्द तो ऐसा नहीं होता। मैं जानता हूं कि तुमने वही भीख जो मुझसे मांगी थी वो उस हवालदार से मांग ली होगी। इसके एवज तुमने उसे ये राज दे दिया कि हम यहाँ छुपे हुए हैं। नहीं, उसने कहा, मैं तुम्हें बता चुकी हूं कि ऐसा नहीं हुआ। वो मुझे चोरों और डाकुओं की कोई बात सुना रहा था तो मेरे मुंह से निकल गया कि हमारे गांव में भी डाकू आए हुए हैं। मुझे बाद में बहुत पछतावा हुआ कि मैंने अपने गांव का राज खोल दिया। उसके तो आंसू पहले ही बह रहे थे। अचानक वो इस तरह रोने लगी जिस तरह किसी अजीज की मैयत पर औरतें रोया करती हैं। मैं उसके पास ज्यादा देर खड़ा नहीं रहना चाहता था, लेकिन उसकी हालत देखकर मैं वहां से ना हिला। मैं उसे चुप करवाने लगा। मैंने ये मान लिया था कि उसने इंतकाम नहीं लिया था। क्या तुम मुझे बदी से बचाना चाहते हो? उसने कहा। उसका एक ही तरीका है कि मैं बेवा हो जाऊं और मेरी दूसरी शादी हो जाए। तुम मुझे किस किस से बचाओगे? मैं तुमसे वादा करती हूँ कि आइंदा तुम्हें उस नजर से नहीं देखूंगी जिस नजर से पहले देखा था। तुम मेरे दिल को बहुत अच्छे लगते हो। क्या मेरी कुछ मदद कर सकते हो? मैं बयान नहीं कर सकता कि उस वक्त उसकी हालत क्या थी। खुदकुशी के लिए उसके पास माकूल वजह थी। उसके सामने अब यही एक रास्ता था। वो तो पनाह मांग रही थी। मैं कह रही हूं कि मुझे किस किस से बचाओगे? उसने कहा। मेरा अपना ससुर मेरे पीछे पड़ा है। उसने मुझे साफ कह दिया है कि मेरा बेटा तुम्हारे काबिल नहीं। तुम दरे पर्दा मेरी बीवी बनी रहो। मेरी सास मर चुकी है। खुदा की कसम, अपने ससुर से मुझे डर आता है। वो मुझे डराता नहीं, पैसे देता रहता है। मेरे साथ लाड प्यार करता है। मैं जब कहती हूँ कि अपने माँ बाप के पास जाऊंगी तो वो उसी वक्त घोड़ी पर बिठाकर एक आदमी साथ भेज देता है। मैं जानती हूं कि मैंने उसकी बात ना मानी तो वो मुझे मरवा देगा या ऐसा इल्जाम लगवाएगा कि मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल ना रहूं। उसकी ये बात सुनकर मेरा जिस्म बड़ी जोर से कांपा। गैर इरादी तौर पर मेरा दायां हाथ उठा और आहिस्ता आहिस्ता उसके सर पर चला गया। मत डरो, मैंने कहा। मैं बहुत जल्दी तुम्हें आजाद करवा लूंगा। अब चली जाओ और आराम की नींद सो जाओ।